हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स ट्री। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सेकेंड लेक्चर है, ठीक है। तो आज हमें बात करनी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। मैंने पहले क्लास में बेसिक्स बताए थे और मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि हर क्लास में रिपीटेशन ज़रूरी होता है ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि हम क्या बात कर रहे थे। हमने अभी तक ये डिसाइड किया कि अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी एक डायरेक्शन में है और उस पार्टिकल पर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है और उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ओके, बॉल अगर नीचे गिर रही है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है तो बॉल की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। वही अगर वेलोसिटी ऊपर की तरफ बॉल को दी है और एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी घटती जाएगी। हो सकता है ज़ीरो भी हो जाए। लेकिन इस दोनों के अलावा एक अलग पॉसिबिलिटी भी है। एक्सेलरेशन का काम सबको लगता है कि वेलोसिटी को घटाना या बढ़ाना होता है। सबको लगता है एक्सेलरेशन वेलोसिटी को या तो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, पर ऐसा नहीं है। कभी कभी एक्सेलरेशन का रोल सिर्फ क्या करना होता है, सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करना होता है। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल है, ठीक है, इफ एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू वेलोसिटी देन द वेलोसिटी इंक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड। अगर एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल मतलब ऑपोजिट टू वेलोसिटी है, देन द वेलोसिटी डिक्रीजेज इन मैग्नीट्यूड। बट अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, यानी लगने वाला फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, अगर कोई ऐसा फोर्स प्रेजेंट है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और अगर फोर्स भी ऐसा है जो अपनी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज कर सकता है, यानी सेंट्रल फोर्स टाइप का है जो एक सेंटर की तरफ लग रहा है हमेशा, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन विल कीप ऑन चेंजिंग। एज लॉन्ग एज फोर्स विल कीप चेंजिंग इट्स डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर, द वेलोसिटी विल ऑल्सो कीप चेंजिंग। तो हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ी थी कि इफ एक्सेलरेशन मतलब नेट फोर्स, जिस तरफ नेट फोर्स होगा उसी तरफ एक्सेलरेशन होगा। इफ नेट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी देन ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी will change, but the magnitude of velocity will remain constant। तो अगर फोर्स ऐसा लग रहा है कि वो वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर है तो वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगा। इस तरह के एक्सेलरेशन को, जो वेलोसिटी के सेम लाइन पे होता है, इस तरह के एक्सेलरेशन को बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। और इस तरह के एक्सेलरेशन को जो वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ओके, इसकी वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है, v²/r, और इसकी डायरेक्शन हमेशा किसकी तरफ होती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। यानी अगर किसी पार्टिकल का पाथ चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो देयर हैज टू बी अ फोर्स और अ कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स जो उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। और अगर सारा का सारा फोर्स यानी नेट फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो फिर वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
ऐसा ही मोशन है। यूनिफॉर्म मतलब क्या कांस्टेंट है, वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? तो तुम बोलोगे सर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती। इज दैट क्लियर? ठीक है, मैं लिख देता हूं। अगर तुमने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी है तो तुम्हें नोट डाउन करना चाहिए। लास्ट क्लास अटेंड करी है तो हमने टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल पहले ही कवर कर लिया था। ओके, तो बहुत ही सिंपल टर्म्स में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करता है। इज दैट क्लियर? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। इक्वल डिस्टेंस मतलब कौन सी चीज कांस्टेंट है? स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट है बच्चों। स्पीड को और क्या बोल सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। समझ में आया? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज चेंजिंग। कैसे चेंज हो रही है? इन डायरेक्शन। इतना सा तो कंसेप्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। वेलोसिटी चेंज होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता। ओके, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नीट्यूड क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इज दैट क्लियर? अब मैंने ये बताया था कि इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो। क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या रोल बताया था कि वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। और ये क्या हो गया? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर। इसकी वैल्यू हमेशा हमेशा के लिए कितनी है? v स्क्वायर बाई आर। कोई एक्सेप्शन नहीं। किसी भी केस में, किसी भी तरह का सर्कुलर मोशन हो, कोई और मोशन हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा कितना होगा? v स्क्वायर बाई आर। किसी भी कर्व में घूम रहा हो पार्टिकल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा कितना होगा? v स्क्वायर बाई आर। इसको याद रखना है। ओके, इतनी पार्ट कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है बहुत ही शॉर्ट में समझाया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज कि भाई ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए कोई फोर्स चाहिए होगा ना, तो द फोर्स प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन and changing the direction of motion is called centripetal force। और यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। यहीं से लोगों को लगने लगता है कि अगर कोई चीज सर्कल में घूम रही है तो उसे पे फट से एक सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगा दे। ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनो, जो फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाएगा। यानी कि अगर कोई चीज सर्कल में जा रही है तो उस पर सेंटर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगेगा। वो फोर्स टेंशन का हो सकता है अगर वो किसी रस्सी से बंधा हुआ है सेंटर पे। वो फोर्स ग्रेविटेशनल हो सकता है अगर हम मून या सैटेलाइट की बात करें जो अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं। वो फोर्स फ्रिक्शन का हो सकता है अगर कोई कार रोड पे टर्न ले रही है
वो फोर्स नॉर्मल का हो सकता है अगर कोई डेथ व्हील में अपनी बाइक घुमा रहा है, डेथ व्हील पता है मौत का कुआं, उसमें बाइक घुमा रहा है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं है। लोगों को लगता है सर्कल में घूमती हुई चीज के ऊपर कोई नया फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई चीज सर्कल में घूमेगी ही तब जब इनमें से कोई फोर्स उसे सर्कल में रोक के रखेगा, और इनमें से जो फोर्स रोक के रखेगा उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है। ओके, आई बात समझ में? कोई नया जादू से कोई फोर्स नहीं आ गया। अगर कोई सर्कल में घूम रहा है, कोई सर्कल में घूमेगा ही तब जब उस पर सेंटर की तरफ कोई फोर्स होगा जो उसको सेंटर से दूर जाने से रोकेगा। ओके, अगर नहीं आई तो देखते रहो, हम एक एक करके सबके केसेस सॉल्व करेंगे, ठीक है? कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगी कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं। अभी के लिए तुम्हें इतनी चीज तुम्हारे नोट्स में होनी चाहिए। पिछली क्लास में ये भी मैंने बताया था, और अगर भूल गए हो या लगे कि सर अब ज्यादा अच्छे से समझ में आया तो यू कैन रोट इट डाउन, ठीक है? पॉज करके नोट डाउन करो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है? स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंजिंग। दूसरी चीज, डायरेक्शन को चेंज करने वाला एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तीसरी चीज, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने वाला फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तीनों बातें समझ में आ गई? बहुत अच्छे। याद रख पाओगे? नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम याद रख पाओगे, लेकिन जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हर एक केस के लिए अलग अलग, तो धीरे धीरे हैबिट में आ जाएगा कि हाँ क्या बोलना चाह रहे हो सर, वी विल डू इट, ठीक है? पहला केस मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ठीक है? मैंने क्या किया था, एक टेबल के ऊपर एक ब्लॉक को रखा था। जो हाईली कॉन्फिडेंट स्टूडेंट होगी सर हमें ये आता है, पहली बार में समझ में आ गया था, तो वो स्किप कर सकते हैं, केस 2 पे जा सकते हैं। केस 1 मैंने लास्ट क्लास में बताया था। एक डब्बे को एक टेबल पे रखा, ठीक है? 3D टेबल दिखाई दे रही है, बढ़िया एकदम स्मूथ टेबल है, ओके? और उसको आगे की तरफ हिट किया वेलोसिटी v से, आगे की तरफ हिट किया। अगर मैं आगे की तरफ हिट करूंगा तो बच्चों, हिट करने के बाद टेबल स्मूथ है, इस पर कोई फोर्स नहीं है। अगर हिट करने के बाद इस पर कोई फोर्स नहीं है तो ये सीधा सीधा ऐसे चला जाएगा, पैरेलल टू द टेबल, चुपचाप ऐसे चला जाएगा। समझ में आती है बात? हवा में नहीं उड़ जाएगा, बस ऐसे चला जाएगा आगे की तरफ, फिर नीचे गिर जाएगा, ऐसे कहीं का गिरेगा जाके। ओके, अगर मैंने सामने की तरफ हिट किया तो ये सीधा सीधा चला जाएगा, मेंटेनिंग इट्स इनर्शिया। मैंने हिट किया, मैंने इसको एक मोमेंटम दे दिया, एक इनर्शिया दे दिया, ये उस इनर्शिया के दम पर चुपचाप सीधा चला जाना चाहिए था। लेकिन सीधा जाने से पहले मैंने क्या किया, इसको एक हुक से एक सेंटर पर फंसा दिया, एक एंड फिक्स कर दिया स्ट्रिंग का और दूसरा एंड इसमें बांध दिया, इसको टाई कर दिया, ठीक है? इसको चिपका दिया रस्सी से, स्ट्रिंग से। अब बताओ, मैंने हिट किया, इसको मोमेंटम आगे की तरफ दिया, क्या ये सीधा सीधा चला जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ये सीधा सीधा नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये आगे बढ़ेगा ये रस्सी टाइट हो जाएगी, द स्ट्रिंग बिकम्स टॉट एंड द मोमेंट इट बिकम्स टॉट इट विल कीप इट इन दिस सर्कल। इसको ऐसे ही घुमाती रहेगी। अगर ग्राउंड स्मूथ है तो मेरी दी हुई वेलोसिटी के दम पे ये हजारों चक्कर मारता रहेगा, घूमता रहेगा यहाँ पर। तुमको क्या समझ में आया इसके मोशन से बच्चों? क्या चीज़ तुम्हारे दिमाग में बैठी? क्या टेंशन ने इसका सर्कुलर मोशन कराया, या मैंने हिट किया था इसलिए सर्कुलर मोशन हुआ? टेंशन ने सर्कुलर मोशन कराया या मैंने हिट किया था इसलिए सर्कुलर मोशन होगा? तो ध्यान से सुनो, मैंने इसको वेलोसिटी दी, मेरा काम था वेलोसिटी देना, मोमेंटम देना, पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करा रहा है वो कौन है? टेंशन फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन हुआ? टेंशन फोर्स। समझ में आई बात? इस पे सेंटर की तरफ कितने फोर्स लग रहे हैं? टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स, या दोनों एक ही हैं? तो तुम बोलोगे दोनों एक ही हैं, टेंशन ही तो सेंट्रीपिटल फोर्स है सर। समझ में आई बात? ओके,
अगर कोई बोले कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, तो तुम इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगाओगे? नीचे की तरफ दुनिया की हर चीज पर mg, दुनिया मतलब अर्थ की सरफेस के आसपास की हर चीज पर mg, ऊपर की तरफ टेबल से लगने वाला सपोर्ट फोर्स, सपोर्ट फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल। ये दो फोर्स तो हो गए, ठीक है, लेकिन ये ऐसे सर्कल में जा रहा है। अगर कोई चीज सर्कल में घूम रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो या ना हो, सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन जरूर होता है, AC, ठीक है, जो डायरेक्शन को चेंज करता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा, नॉर्मल या mg? तो तुम बोलोगे सर सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन उसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? टेंशन। उसका नाम टेंशन है, और टेंशन जो है वो टेंशन दे रहा है इसको, ठीक है, टेंशन जो है वही इसको सर्कल में घुमा रहा है। तो वाई एक्सिस में इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? ये वाई एक्सिस होती है, वाई एक्सिस में इक्वेशन बनेगी ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स। इतना आसान है एनएलएम, ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू कोई एक्सेलरेशन नहीं है वाई डायरेक्शन में। लेकिन एक्स डायरेक्शन में क्या इक्वेशन बनेगी? अंदर का फोर्स टेंशन माइनस बाहर का फोर्स, बाहर कोई फोर्स नहीं है। अगर किसी के दिमाग में है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो उसे निकालो दिमाग से बाहर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सूडो फोर्स होता है, वो रियल फोर्स नहीं होता। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कुलर मोशन का सूडो फोर्स है। जब रोटेटिंग स्प्रिंग में जाएंगे तभी सोचना उसके बारे में। अभी तुम और मैं जमीन पर खड़े हैं और इस मोशन को देख रहे हैं ग्राउंड फ्रेम में, अगली बार से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मत सोच लेना। और अगर सुना ही नहीं है तुमने तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। टेंशन का फोर्स लेफ्ट साइड माइनस राइट साइड कोई फोर्स है? कोई फोर्स नहीं, इज इक्वल्स टू मास इनटू कौन सा एक्सेलरेशन? AC। तो टेंशन की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी? mv²/r। अगर टेंशन दी है तो v कैलकुलेट हो जाएगी, और v दिया है तो टेंशन कैलकुलेट हो जाएगी। सब बढ़िया, समझ में आई बात? अगर v की जगह ओमेगा दिया है तो बच्चों v की जगह ओमेगा r पुट कर दो तो आ जाएगा m²r। बोथ आर एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल आंसर, जो भी ऑप्शन में दिया हो। पर पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि कई लोग इस ब्लॉक पर दो फोर्स लगाते हैं, एक टेंशन और एक सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये लिख के बैठ जाते हैं जमीन पर ऐसे। बैठ जाते हैं कि सर अब कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या करें, दो फोर्स लग गए सेंटर की तरफ, और दिस प्लस दिस इक्वल टू क्या होगा? भाई ये कोई फोर्स नहीं है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आएगी जब आप सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन करोगे। इज दैट क्लियर? ये कोई फोर्स नहीं होता, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता, इसको दिमाग में लिख लो। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता। जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसको प्यार से सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देते हैं बस। वो ग्रेविटेशनल हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चक्कर में, मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है। ये तुम क्लास 12th में पढ़ोगे, अगर पढ़ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एनीवे आई थिंक जबरदस्ती कंफ्यूज करने का कोई मतलब नहीं है, सबको समझ में आ गया। तो अब आप इसकी टेंशन या ओमेगा या वेलोसिटी जो भी पूछा है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ये पहली क्लास में करा दिया था मैंने, यहीं तक कराया था, इसके बाद कंटिन्यू करते। सर हर क्लास में पिछली क्लास का रिवीजन क्यों कराते हो? क्योंकि बच्चों तुम होते हो नालायक और तुम पढ़ाई करते नहीं हो, और जब तुम पढ़ते नहीं हो फिर बोलते हो कि पढ़ाया नहीं अच्छे से, है ना। तो इसलिए रिवीजन कराना जरूरी है, ठीक है। ऐसा गुस्सा मत मारना, अनलाइक पे पहले पढ़े, अनलाइक पे अनलाइक मार रहे, ठीक है। केस 2, ठीक है, दूसरा केस लेते हैं कोई। तो दूसरा केस हम लेंगे ये वाला। ये एक रस्सी से एक पेंडुलम लटका हुआ है या कोई छोटी सी बॉल लटकी हुई है, ठीक है। तो एक बॉल लटकी हुई है विद अ वेरी वेरी लाइट स्ट्रिंग, बहुत हल्की सी स्ट्रिंग से एक बॉल लटकी हुई है, ठीक है, लटकी हुई है, बहुत बढ़िया। नीचे mg, ऊपर टेंशन, ठीक है, नीचे mg ऊपर
टेंशन, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, सब बढ़िया। ओके, सब बढ़िया से हमने इस पॉइंट को पकड़ा, थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलाया, ठीक है, और थोड़ी देर हिला के फिर रुक गए, तो उतनी देर में ये जो है ये ऐसे ऐसे घूमने लग जाएगा, ये ऐसे ऐसे घूमने लग जाएगा, और ये रस्सी जो है ये टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है, और ये एंगल आ गया थीटा। अब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इसके अराउंड घूम रहा है। मान लो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी समझ में आता है, एक सेकंड में कितना एंगल चल रहा है, ठीक है। अगर पाई रेडियन पर सेकंड है तो एक सेकंड में आधा सर्कल चलता है। अगर पाई बाई 2 रेडियन पर सेकंड है तो एक सेकंड में चौथाई सर्कल चलता है। अगर पाई बाई 3 रेडियन पर सेकंड है, तुम समझ गए ना बात को, एक सेकंड में 60 डिग्री चलता है। ओके, तो ओमेगा गिवन है और ये गोल गोल घूम रहा है, ये टेढ़ा क्यों जा रहा है भाई? डिसलेक्सिया होता जा रहा है मुझे, ठीक है, अभी और अजीब लग रहा है। एनीवे, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो जब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है तो तुमको एक चीज समझ में आती है, जितना जोर से घुमाओगे ये नीचे रहेगा या बड़ा सर्कल होता जाएगा इसका, ऐसे ऐसे घूमता जाएगा। पत्थर को कभी घुमाओ, आज ही पत्थर लो, धागा बांधो और गोल गोल घुमाओ। ज़्यादा जोर से घुमाओगे तो घूम के तुम्हारे मुंह में लगेगा, ठीक है। ज़्यादा जोर से घुमाओगे तो सर्कल फ्लैट होता जाएगा, ऊपर उठता जाएगा ऐसा, ठीक है। ऐसे से और तेजी से घुमाओगे तो ऐसा हो जाएगा सर, ठीक है। और तेजी से घुमाओगे तो ऐसा हो जाएगा, पर कभी भी 90 डिग्री पे नहीं आएगा, हमेशा थोड़ा सा एंगल बना रहेगा। 90 डिग्री पे आने के लिए टेंशन इन्फिनिटी चाहिए होगी, ये तो मैं एक्स्ट्रा मान लेना, कुछ बोल दिया मैंने, ठीक है। एनीवे, थीटा बढ़ता जाएगा जितना तेजी से घुमाओगे। तो अब तुमसे किसी ने पूछ लिया कि 60 डिग्री पे घुमाने के लिए कितनी एंगुलर वेलोसिटी देनी चाहिए, समझ रहे हो? या किसी ने पूछ लिया कि इतनी एंगुलर वेलोसिटी दी तो कितने एंगल पे घूमेगा या कितने हाइट पे घूमेगा, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है, तो फिर क्या किया जाए? बहुत कुछ तो हम करना जानते नहीं है। क्या जानते हैं भाई? ये रहा बॉल, घूम रहा है सर्कल में, लग रही है टेंशन, लग रहा है mg, तो बना लेते हैं FBD, है ना। क्या जाता है? FBD बनाने में कुछ नहीं जाता, है ना, उसके बाद सारी मौत आती है ना। टेंशन इधर और mg इधर, ठीक है, और किधर घूम रहा है? इस सर्कल में घूम रहा है। अगर कोई चीज सर्कल में घूम रही है तो तुम्हें दिखाई दे या ना दे, सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होता है AC, ठीक है, सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होता है AC, और कोई ना कोई फोर्स इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन वो कोई रियल फोर्स होगा, या तो ये टेंशन या तो ये mg। सेंट्रीपिटल फोर्स मत लगा देना, समझ में आ रही है बात? सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ नहीं होता है, ठीक है। या तो ये टेंशन या तो ये mg में से कोई इसको सेंटर की तरफ मोड़ रहा है, सेंटर की तरफ रोके हुए है। अदरवाइज तो जब तुमने वेलोसिटी दी थी सीधा उड़ जाना चाहिए था इसको, ओके। तो वो कौन सा फोर्स हो सकता है? कोई खास चीज नहीं। अगर ये एंगल थीटा माना है बच्चों, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल बना दिया थीटा। थीटा बनाने के बाद टेंशन को तोड़ देते हैं दो कंपोनेंट में। कोई भी फोर्स, कोई भी वेक्टर थीटा एंगल पर है किसी एक्सिस से, तो उस एक्सिस पर उसका कंपोनेंट आता है t cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर वाली एक्सिस पर उसका कंपोनेंट आता है t sin थीटा। रट लो, समझ लो, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री वेक्टर्स वाली वीडियो देख लो, ठीक है। पर इसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलने वाला। जब तुमने फोर्सेस बना दिए तो इस फोर्स को हटा सकते हो, डब्बा बना के इसको हटा सकते हो। अब ये फोर्स और ये फोर्स, तीन फोर्स बचे। चलो बनाते हैं इक्वेशन। कौन सी डायरेक्शन की? एक y डायरेक्शन की और एक x डायरेक्शन की। y डायरेक्शन में क्या इक्वेशन है? ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू जीरो एक्सेलरेशन। ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू जीरो। y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हम जिस भी एंगुलर वेलोसिटी पर घुमा रहे हैं हमने कांस्टेंट मेंटेन की हुई है, और ये उसी सर्कल में घूम रहा है। अब हमसे पूछा गया कि उस सर्कल में घुमाने के लिए
कितनी एंगुलर वेलोसिटी चाहिए या कितना एंगल थीटा होगा, ऐसा कुछ भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन की इक्वेशन ऊपर की तरफ t cos थीटा क्या कर रहा है, ये ग्रेविटी को बैलेंस कर रहा है, और x डायरेक्शन की इक्वेशन अंदर की तरफ t sin थीटा माइनस कोई बाहर की तरफ फोर्स है, अभी तो नहीं है तो हटाते हैं, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आया? इस इक्वेशन को घुमा के कैसे लिख सकते हैं, t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, और हमको क्या कैलकुलेट करना था, इस एंगल थीटा कितना एंगल पे घूमेगा और कितनी वेलोसिटी से जरूरत होगी घुमाने की, इनके बीच रिलेशन एक दिया होगा, दूसरा पूछा जाएगा। तो डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, जब भी इक्वेशन ऐसी आ जाए t sin थीटा इक्वल टू समथिंग, t cos थीटा इक्वल टू समथिंग, डिवाइड करना होगा या स्क्वायर ऐड करना होगा, इसी से सॉल्व होता है। तो डिवाइड करने से देखो क्या होगा, अगर डिवाइड कर देंगे तो t sin थीटा अपॉन t cos थीटा, बच्चों क्या हुआ, t से t कट गया, इज इक्वल्स टू m ac अपॉन m g, m से m कट गया, ये क्या हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा इज इक्वल्स टू ये क्या हो गया ac बाई g। चलो बहुत देर हो गया ac ac करते हुए, इसको लिख लेते हैं ओमेगा स्क्वायर r बाई जी। बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की दो ही वैल्यू यूज करते हैं हम, या तो v स्क्वायर बाई r या फिर ओमेगा स्क्वायर r, इनमें से ही कोई ना कोई चाहिए होगी। ओके, तो इनमें से v पूछा होता तो v स्क्वायर बाई r पुट कर देते, इस केस में ओमेगा लिख दिया था तो ओमेगा स्क्वायर r, रटने की थोड़ी कोई ज़रूरत है। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल्स टू जी टैन थीटा, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी टैन थीटा बाई r। या तो बच्चों इसके टर्म में आंसर चाहिए होगा। ठीक है, थीटा डिग्री पर अगर सर्कल में घुमाना है तो कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घुमाएं, तो या तो जी टैन थीटा बाई r चाहिए होगा, तो या तो तुम्हारा आंसर हुआ अंडर रूट जी टैन थीटा बाई r, या फिर बाई चांस उन्होंने r की जगह, क्वेश्चन में r नहीं गिवन होगा, उसकी जगह ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की l ये गिवन है। इस ऊपर वाले सर्कल को हटा दूं, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है तो तुम्हें तो बहुत ही परेशान कर रहा होगा ये। ठीक है, ऊपर वाला सर्कल हटा दिया बच्चों मैंने। ठीक है, तो या तो क्वेश्चन में r दिया होगा और r नहीं दिया होगा तो l दिया होगा। इन एनी केस r और l के बीच एक रिलेशन तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एज r इज इक्वल्स टू l साइन थीटा। तो ये क्या लिख दिए, अरे ध्यान से देखो बुड़बक, ये थीटा है ये l है, तो r कितना होगा, इसके सामने वाला है, सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देख लेना अगर नहीं आए समझ में, l साइन थीटा, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है तो वो साइन से आता है, l साइन थीटा। तो r की वैल्यू l साइन थीटा पुट कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। ठीक है, तो r की वैल्यू l साइन थीटा पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक साइन थीटा से कटेगा ये तो बचेगा अंडर रूट जी अपॉन r अपॉन l कॉस थीटा। आई बात समझ में? पक्का? मैंने एक स्टेप की चोरी करी है, एक काम करता हूँ मैं नहीं करता हूँ चोरी। ठीक है, कहोगे अरे सर पूरा समझाया, लास्ट स्टेप में गड़बड़ कर दिए। जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये टैन थीटा को ओपन कर दिया और r को लिख दिया l साइन थीटा, फिर साइन थीटा से साइन थीटा काट दिया तो क्या हुआ, अंडर रूट जी अपॉन l कॉस थीटा। आई बात समझ में? बोलते सर हमारा ऑप्शन अभी भी मैच नहीं किया, ना क्वेश्चन में l दिया है, ना क्वेश्चन में r दिया है और ना थीटा दिया है, तो फिर तुमको डेफिनेटली इसकी वैल्यू दी हुई होगी h,
और h की वैल्यू क्या लिख सकते हैं उसी ट्राइंगल में, अगर ये L sin थीटा है तो ये क्या होगा, h किसके बराबर होगा, L cos थीटा के बराबर है। ठीक है, L cos थीटा। तो इसको आप और क्या लिख सकते हो, अंडर रूट g बाई एच। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी ये भी ठीक है, r के टर्म्स में ये भी ठीक है, लेंथ और थीटा के टर्म्स में, और ये तो ठीक है ही h के टर्म्स में। अगर रटने की कोशिश करी तो इनमें से कोई आंसर नहीं आने वाला तुम्हारा। ठीक है, रटने की कोशिश करनी है तो फिर किसी और के तुमको वीडियो लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। टाइम पीरियड कितना हुआ, टाइम पीरियड सर्कुलर मोशन का हमेशा 2 पाई बाई ओमेगा से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि टाइम निकालने का तरीका होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर वेलोसिटी, और पूरे सर्कल में कितना एंगल ट्रैवल करती है कोई भी चीज़, 2 पाई, तो 2 पाई बाई ओमेगा। तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट h बाई जी। कितना सुंदर सा आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है, ये h के टर्म्स में आया, तुम्हारे क्वेश्चन में r दिया हो तो ये वाला पुट करना, और थीटा और l दिया हो तो ये वाला पुट करना। सारे आंसर्स मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं तुमको रटने के लिए नहीं बोलने वाला हूँ। ठीक है, टाइम पीरियड हाइट के टर्म्स में बहुत अच्छा आता है, 2 पाई अंडर रूट h बाई जी। उसके अलावा कुछ और आया तो अपना मैनेज करना होशियारी के साथ। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो तुम लोग। सबसे पहले हमने ये किया, उसके बाद ये, ठीक है, उसके बाद हमने ये किया डिवाइड, और उसके बाद यहाँ से हम यहाँ गए 4। इसको हमने थोड़ा सा लास्ट में आंसर की तरह लिखा। ठीक है, ठीक से नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, नेक्स्ट केस, केस 3 जो है, अब हम देखेंगे कि क्या फ्रिक्शन भी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है। फ्रिक्शन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्या फ्रिक्शन भी हेल्प कर सकता है किसी चीज़ को सर्कल में घूमने में। तो हम बहुत ऑब्वियस केसेस पे नहीं जा रहे कि हाँ वो कार जब टर्न करती है, उससे थोड़ा सिंप्लीफाइड एक डिस्क है बड़ी सी। ठीक है, वो पुराने लोग रिकॉर्ड सुनते थे तो रिकॉर्ड एक गोल सी डिस्क पर होते थे और वो घूमती थी। ठीक है, वैसी सी डिस्क है, और ये अपने सेंटर के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है। ठीक है, तो रिकॉर्ड, जैसे तुमने तो डिस्क ड्राइवर भी नहीं देखे हुए, ठीक है, पता नहीं PS4 की डिस्क देखी होगी, PS3 की डिस्क देखी होगी, वैसी सी डिस्क है, गोल गोल घूम रही है। भाई CD प्लेयर देखा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। तो ये घूम रहा है ओमेगा से। ठीक है, और मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा कॉइन रख दिया। क्या रख दिया, कॉइन। ठीक है, और ये कॉइन ऑब्वियस सी बात है, डिस्क घूमना शुरू करी। ठीक है, और घूमते घूमते इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, घूमते घूमते इसकी एंगुलर वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो क्या लगता है तुमको, क्या ये कॉइन हमेशा हमेशा के लिए डिस्क पे रखा रहेगा, या जब ये बहुत तेज घूमने लग जाएगी तो ये स्किड करता हुआ डिस्क के बाहर चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से आंसर तुम्हें पता है कि सर बहुत तेज घुमाओगे तो वो स्लिप कर जाएगा बाहर, जब तक धीरे धीरे घुमाओगे डिस्क के साथ घूमता रहेगा डिस्क के ऊपर। अरे तुमने वो वाला वो देखा होगा ना, वो कौन सा झूला होता है, मैरी गो राउंड। ठीक है, जिस पे ऐसे हैंडल्स होते हैं, इसके पकड़ के बच्चे खड़े हो जाते हैं, और फिर हे भगवान कहाँ क्या बना रहा हूँ मैं, पंख बना रहा हूँ हाथ की जगह। हाँ, तो ये लड़का खड़ा है, मैरी गो राउंड है, और बाकी के दोस्त क्या करते हैं, इसको पकड़ के जोर से घुमाते हैं। तो जब ये घूम रहा है तो धीरे धीरे घुमाओगे तो लड़का खड़ा रहेगा, और बहुत तेजी से घुमाओगे तो क्या होगा, तो ये लड़का बाहर गिर जाएगा। ठीक है, अब देखने वालों को लगता है कि लड़का बाहर की तरफ गिरा। पता है, देखने वालों को, हमारे दिमाग में है कि लड़का ना बाहर की तरफ गिरा, पर सच्चाई कुछ और है। पता है, अगर इसको टॉप व्यू देखोगे तो सर सच्चाई क्या है, हमें पता ही है, आप पता नहीं क्या बोल रहे हो, क्या खा के आवाज है।
ठीक है, टॉप व्यू ऊपर से देखोगे तो ये रहा आपका मैरी गो राउंड, ये इस एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूम रहा था, और ऊपर से देखोगे तो इस लड़के का सिर्फ सिर दिखाई देगा और सिर के बाल दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये लड़का यहाँ खड़ा है। तो रियलिटी में जब तुमने इसको बहुत तेज घुमाया तो ये बाहर नहीं गया, ये ऐसा गया। समझ में आया? रियलिटी में इसका मोमेंटम बाहर की तरफ नहीं है, वो बाहर की तरफ फील होता है पर बाहर की तरफ नहीं होता, वो एक्चुअल में इस तरफ होता है। ठीक है, इसको वेलोसिटी मिल गई है बहुत ज़्यादा और वो वेलोसिटी अपना मोमेंटम मेंटेन करके इसको बाहर ले जाना चाह रही है। अगर ये हैंडल से एनफ फोर्स पा लेता है सेंटर की तरफ तो सर्कल में रुका रहेगा और इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। लेकिन अगर ये हैंडल से एनफ फोर्स नहीं पा पाता है तो ये बाहर नहीं गिरेगा, ये टेंजेंशियली जाएगा, और वो जो टेंजेंशियली जाता है वो देखने में लगता है कि बाहर की तरफ गिरे। कुछ आया समझ में? क्या समझ में आया? ठीक है, कि ये समझ में आना चाहिए तुमको कि अगर बहुत तेज घुमाएंगे तो ये सिक्का बाहर नहीं जाएगा, ये एक्चुअली एक सर्कल में घूम रहा होगा और ये टेंजेंशियली जाता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जाता चला जाएगा उससे पहले की कंडीशन देख रहे हैं हम कि जब नहीं गया था तब क्या हो रहा था। तब क्या हो रहा था? तब ये कॉइन चुपचाप इस सर्कल पे घूम रहा था। ठीक है, चुपचाप इस सर्कल में घूम रहा था, इसकी वेलोसिटी सर्कल के टेंजेंशियल थी और इस पर कुछ फोर्सेस लग रहे थे। तो इस सब को भूल जाओ। ठीक है, मैरी गो राउंड वाला तुम खुद से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। ठीक है, बाहर की तरफ नहीं गिरते हो तुम, टेंजेंशियली गिरते हो। ठीक है, और गिरने का नहीं करने का एक्सपेरिमेंट सर ने बोला था। ठीक है, नहीं, सर ने कुछ नहीं बोला। ये रहा कॉइन और इस पर कौन कौन से फोर्स हैं? नीचे की तरफ ग्रेविटी, ऊपर की तरफ जमीन से लगने वाला सपोर्ट यानी कि नॉर्मल रिएक्शन। और ये इस डिस्क के ऊपर तभी टिकेगा थोड़ी देर के लिए जब डिस्क कैसी होगी? फ्रिक्शन यानी रफ सरफेस होगी। रफ सरफेस होना जरूरी है, अदरवाइज ये डिस्क के साथ नहीं घूमेगा। अगर डिस्क को एकदम परफेक्टली स्मूथ बना दो, डिस्क घूमती रहेगी, कॉइन वहीं पर रखा रहेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि परफेक्टली स्मूथ तुम बना नहीं पाओगे। लेकिन जो भी ये फ्रिक्शन है, जो भी ये रफनेस है सरफेस की, वही इस कॉइन को डिस्क के ऊपर रोके हुए थी। भले ही ये कॉइन बाहर जाना चाहता था, टेंजेंशियली जाना चाहता था। टॉप व्यू इसका भी बना दूं? टॉप व्यू ऐसा है। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट ये गोल गोल घूम रहा है ओमेगा से, और तुम्हारा कॉइन तुम्हें ऊपर से ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करना। ओके बच्चों, मैं क्या बोल रहा था कि टॉप व्यू में इस कॉइन की वेलोसिटी किस तरफ होगी? इस तरफ। ठीक है, टेंजेंशियली। वेलोसिटी इस तरफ है, सर्कल में घूम रहा है। अगर सर्कल में घूम रहा है तो कोई फोर्स है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज कर रहा है ना। तो जो फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है वो किस तरफ लग रहा होगा? आगे या पीछे? आगे लग रहा होगा, पीछे लग रहा होगा, या वो फोर्स अंदर की तरफ लग रहा होगा? तो अब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करने वाला फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है। तो नॉर्मल और mg तो ऊपर और नीचे हैं, ऊपर और नीचे। तो ये अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? तो तुम समझो कि ग्राउंड पे जो रफनेस है उसकी वजह से कुछ फ्रिक्शन इसको मिल रहा होगा, और वो फ्रिक्शन इसकी वेलोसिटी को, डायरेक्शन को चेंज कर रहा होगा। जैसे पत्थर जब स्ट्रिंग से बना था तो स्ट्रिंग जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर रही थी, अभी फ्रिक्शन जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस तरफ एक्सेलरेशन हो मोशन उसी तरफ हो। कई बार एक्सेलरेशन सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करता है, अपनी तरफ मोशन कॉज नहीं करा पाता, क्योंकि एक्सेलरेशन बिजी है वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करने में। तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शन।
और वो कौन सा एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वाई डायरेक्शन की इक्वेशन क्या बनेगी? नॉर्मल माइनस mg इज इक्वल्स टू मास इंटू 0। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो गई? mg। ओके, नॉर्मल जैसे ही पता चला क्वेश्चन में हमेशा क्या कैलकुलेट कर लेना है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? म्यू एन। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि ये रफ है तो इसका म्यू गिवन होगा, म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, या तो गिवन होगा या यही पूछा होगा, एनी हाउ इसकी जरूरत है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? म्यू एन। और एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन क्या है? फ्रिक्शन लग रहा है अंदर की तरफ, बाहर की तरफ कोई फोर्स नहीं है तो माइनस करने की जरूरत नहीं। अंदर का फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू अंदर का एक्सेलरेशन। ओके, तो अंदर का फोर्स इज इक्वल्स टू, यानी फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, m ओमेगा स्क्वायर आर। और जिस पॉइंट पर फ्रिक्शन बढ़ता, ये ओमेगा हम बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब फ्रिक्शन कहाँ पहुँच जाएगा? अपने मैक्सिमम वैल्यू पर, यानी किस पर? म्यू एन पर। और एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू है mg। इस केस में एन की वैल्यू है mg। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा। उस पॉइंट तक द कॉइन कैन कीप मूविंग इन अ सर्कल। तो जब फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगा तो जो ओमेगा की वैल्यू आएगी ये भी मैक्सिमम होगी। इससे ज़्यादा ओमेगा पर आप घुमाओगे तो वो स्लिप कर जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। इनफैक्ट अगर या तो ओमेगा बहुत ज़्यादा करोगे या आर बहुत ज़्यादा करोगे, दोनों ही केस में वो स्लिप कर जाएगा। तो हमें क्या सॉल्व करना है? ओमेगा और फ्रिक्शन के बीच एक रिलेशन निकालना था। तो ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू म्यू जी। दिस इज द रिलेशन एट अप टू विच द कॉइन विल कीप गोइंग इन अ सर्कल। अगर ओमेगा पूछा जाए मैक्सिमम तो आंसर होगा ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू जी बाई आर। इस एंगुलर वेलोसिटी तक घूम सकता है। वेलोसिटी पूछा जाए तो v इक्वल टू ओमेगा आर आंसर करना होगा। अगर पूछे कि मैक्सिमम किस वेलोसिटी से घूम सकता है तो आंसर होगा v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, जो आएगा अंडर रूट म्यू जी आर। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और अब यहाँ पर r क्या है? जिस भी रेडियस में घूम रहा है। ठीक है, हो सकता है गिवन हो सकता है पूछी जाए। कुल मिलाकर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ओमेगा बढ़ाते गए तो इवेंचुअली कॉइन स्लिप हो जाएगा। वो कौन सी? ओमेगा के ऊपर होगा, इस वैल्यू के ऊपर जाके होगा। इज दैट क्लियर? तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अगर वेलोसिटी आगे की तरफ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे लगेगा या पीछे लगेगा, जबकि इस केस में वेलोसिटी आगे है जबकि फ्रिक्शन किधर लग रहा है? अंदर, टू कीप चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। नोट डाउन करो बच्चों इसको। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है इसमें? सबसे पहले मैंने ये बनाया, उसके बाद FBD बनाया, उसके बाद x y डायरेक्शन की इक्वेशन लिखी, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाली, x डायरेक्शन की इक्वेशन लिखी और फाइनली अपना रिलेशन फाइंड आउट किया। ओके बच्चों, नेक्स्ट केस पे चलते हैं, केस 4। ठीक है, अब जब फ्रिक्शन की बात कर ही रहे हैं तो और केसेस भी देख लेते हैं जिनमें फ्रिक्शन
सर्कुलर मोशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो एक और थोड़ा अलग सा केस है एक्चुअल में, इस पर दो तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। एक तो फ्रिक्शन इन यूसीएम इन डेथ वेल। डेथ वेल बहुत पसंद है लोगों को, मौत का कुआं, हाँ एकदम मस्त। हाँ, मौत के कुएं में ऐसा लगता है कि ग्रेविटी डिफाइंग काम हो रहा है कोई, है ना। ग्रेविटी को आप एकदम निग्लेक्ट कर पा रहे हो। किसके दम पर, किसके दम पर ग्रेविटी को किसके दम पर निग्लेक्ट किया जाता है? अगर एक बाइकर है, और मैं पूरा बाइकर नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ उसका टायर बनाऊंगा, ठीक है, और ये टायर घूम रहा है इस सर्कल में, मतलब बाइक भी होगी साथ में, अकेला टायर नहीं होगा। तो ये टायर इस सर्कल में घूम रहा है और इसकी रेडियस लेट से आर है। ठीक है, तो तुमको पता है कि अगर बाइकर ने घुमाते 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 किसी पॉइंट पे बाइक रोक दी तो क्या होगा? अगर उसने घुमाते घुमाते बाइक रोक दी तो वो फट से नीचे गिरेगा, तुरंत नीचे गिर जाएगा। क्यों? नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटी। तो इसलिए बाइकर को ये पता है कि मुझे चलाते चलाते बाइक रोकनी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, जब तक मैं चलाता रहूंगा इस दीवार से, इस वॉल से, मुझे क्या मिलता रहेगा? एक कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल। और जब तक लाइफ में कांटेक्ट फोर्स है तब तक लाइफ में फ्रिक्शन फोर्स है। इस बार फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा, इस बार फ्रिक्शन एक्चुअली mg को बैलेंस कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। समझ में आया? दोबारा बनाओ एफबीडी। नीचे की तरफ mg, अंदर की तरफ नॉर्मल, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन। और अगर कोई चीज सर्कल में घूम रही है तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। मत बोलना सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता, यहाँ पे ये नॉर्मल ही क्या कर रहा है? वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगा, और ये नॉर्मल ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर नॉर्मल ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। ओके, तो सवाल ये आता है कि ये सर्कल में घूमने के लिए नॉर्मल लेना है तो वो बाइक को ऐसे दीवार पे सटा दे तो नॉर्मल मिल जाना चाहिए उसको। नॉर्मल लेने के लिए उसको दौड़ाने की जरूरत क्यों पड़ती है? समझ रहे हो? अगर रोक देगा तो भी तो नॉर्मल मिलना चाहिए, तो भी फ्रिक्शन मिलना चाहिए, तो भी mg बैलेंस हो जाना चाहिए। तो उस चीज को समझने के लिए हम इसका टॉप व्यू बनाएंगे। ठीक है, तो ये रहा इसका टॉप व्यू। टॉप व्यू में मैं पूरी बाइक बना सकता हूं। ठीक है, कैसे बना सकता हूं? टॉप व्यू में मेरे को बाइक बनाना आता है। ये रही बाइक, ये रही सीट, और ये रहे हैंडल। हाँ, ये बाइक की जगह साइकिल जैसी दिख रही है, बट यू गेट माई पॉइंट। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए तुम बाइक को एक सिंगल टायर वाली चीज़ ही मानना। ठीक है, इस बाइक को ये बाइकर सामने की तरफ क्या दे रहा है? वेलोसिटी, इंजन की दम पर, हाँ, एक्सेलरेट करके। जब ये वेलोसिटी देगा तो ये बाइक किस तरफ जा रही है? दीवार के अंदर जा रही है। समझ में आती है बात या नहीं? एक सिंगल ही टायर रखता हूँ बच्चों, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ तुम, सिंगल टायर ही बढ़िया था। बाइकर जो है वो इस टायर को आगे की तरफ वेलोसिटी दे रहा है, इंजन चालू रख के एक्सेलरेट करके। जब तक इसको आगे की तरफ वेलोसिटी है, ये किधर जाना चाह रही है? ये इस दीवार को तोड़ के बाहर जाना चाह रही है। समझ रहे हो? ये टेंजेंशियली जाना चाह रही है। और जब तक ये टायर टेंजेंशियली जाना चाह रहा है, दीवार को क्या फोर्स लगाना पड़ेगा इस पर? दीवार को लगाना पड़ेगा नॉर्मल, कि भैया तू टेंजेंशियल मत जा, मेरे को तेरे को रोक के रखना है, तेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करनी है ताकि तुम सर्कल में चलते रहो। तो ये नॉर्मल कब लगाएगी दीवार? जब बाइक सीधा जाने की कोशिश करेगी, जब वो बाइक को आगे की तरफ वेलोसिटी दे के रखेगा। अगर उसने बाइक रोक दी तो दीवार को नॉर्मल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो द मोमेंट ही हिट्स द ब्रेक, नॉर्मल खत्म हो जाएगा और बाइक गिर जाएगी। आई बात समझ में?
ये नॉर्मल का क्या रोल है भाई? दीवार जो है अपने अंदर से बाइक को निकलने नहीं दे सकती, ऐसे बाहर नहीं जाने दे सकती, इसलिए दीवार की वो प्रॉपर्टी है, कंक्रीट मजबूत है वो। अगर कागज की दीवार बना दो तो नॉर्मल नहीं लगाएगी, बाइक फाड़ते हुए बाहर चली जाएगी कागज को। समझ रहे हो बात को? अगर मजबूत दीवार है तो जब बाइक आगे जाने की कोशिश करेगी तो नॉर्मल यहाँ पर लग जाएगा ऐसे, और आगे जाने की कोशिश करेगी तो नॉर्मल फिर से ऐसे लग जाएगा। समझ रहे हो? बाइक पर हर जगह नॉर्मल लगता रहेगा और वो बाइक की वेलोसिटी को क्या करता रहेगा? चेंज करता रहेगा। नॉर्मल अंदर लग रहा है पर मोशन बाइक का अंदर की तरफ नहीं हो रहा है, मोशन टेंजेंशियली ही हो रहा है। तो फिर नॉर्मल क्या कर रहा है? सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। इस केस में नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इट इज ओनली प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहां पर एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन आएगी नॉर्मल, अंदर का फोर्स, बाहर की तरफ कोई फोर्स नहीं, सेंट्रीफ्यूगल तो सोचना भी मत, ठीक है। नॉर्मल इज इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आई? एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, मान लिया ये बाइकर जो है वो वी वेलोसिटी से अपनी बाइक को इसमें घुमा रहा है। हमें निकालना है कि कम से कम कितनी वेलोसिटी मेंटेन करनी है कि गिर ना जाए। क्या निकालना है? मिनिमम वेलोसिटी टू कीप द मोशन। पिछले केस में हमने निकाला था मैक्सिमम वेलोसिटी जिस तक सर्कुलर मोशन होगा। इस बार हम कैलकुलेट कर रहे हैं मिनिमम वेलोसिटी जिसके ऊपर ये बाइकर बैलेंस्ड रहेगा। अगर उससे कम वेलोसिटी करी तो ये गिर जाएगा। नॉर्मल की वैल्यू कितनी आई? एम वी स्क्वायर बाई आर। नॉर्मल पता चलते ही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितनी हो गई? म्यू एन, यानी म्यू एम वी स्क्वायर बाई आर। कभी रटना मत कि मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू एम जी होता है, जहां रट लिए वहीं खत्म हो गया फिजिक्स। ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू एन, और इस केस में म्यू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब वाई डायरेक्शन की इक्वेशन देखो बच्चों, वाई डायरेक्शन की, ये एक्स डायरेक्शन थी। ठीक है, इस वाले से एफ बना रहे हैं, इससे नहीं बना रहे। ठीक है, तो किसी से भी बना सकते थे, उससे बना रहे हैं। वाई डायरेक्शन की इक्वेशन, ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन किसको बैलेंस करने का है? उसको mg को बैलेंस करना है। तो कब तक बैलेंस करेगा? जब तक mg की वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम रहेगी। तो फ्रिक्शन कब तक mg को बैलेंस कर पाएगा? जब तक फ्रिक्शन, यानी जब तक, कैसे बोले, जब तक mg जो है इट इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शन। उस लिमिट तक फ्रिक्शन बचा पाएगा बाइक को नीचे गिरने से। तो म्यू एम वी स्क्वायर बाई आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी, और v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, m से m क्या बच्चों? अंडर रूट आर जी बाई म्यू। इससे ज़्यादा वेलोसिटी रहेगी तो बाइकर नीचे नहीं गिरेगा, इससे कम हुई तो भट से नीचे गिर जाएगा। अब इसको डेथ वेल बोलते हैं। इसी की दूसरी फिगर बना देते हैं। बोलते हैं कि एक सिलेंडर गोल गोल रोटेट हो रहा है, ऐसे करके रोटेट हो रहा है, पूरा सिलेंडर ही रोटेट हो रहा है। इसमें सिलेंडर के अंदर आदमी नहीं रोटेट हो रहा, सिलेंडर ही रोटेट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक बॉक्स रख दिया, या यहाँ पर एक आदमी को चिपका दिया। एक बार तो नीट में आदमी को ही चिपका दिया था इसके ऊपर। ठीक है, तो ये बॉक्स या ये आदमी कब तक नीचे नहीं गिरेंगे? तो कब तक? जब तक ये घूमता रहेगा। जब तक घूमता रहेगा तब तक इधर से नॉर्मल लगता रहेगा, और इधर से नॉर्मल लगेगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगता रहेगा mg को रोकने के लिए। तो सेम कंसेप्ट, बस उसमें एंगुलर वेलोसिटी पूछ ली थी, हमने वेलोसिटी निकाली है। अगर वेलोसिटी से एंगुलर वेलोसिटी पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको सिंपली ओमेगा की वैल्यू v बाई आर से निकालनी पड़ेगी। तो v बाई आर करेंगे तो आंसर आएगा g बाई म्यू आर। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। वो वाला केस देखो, वो वाला केस देखो, दोनों केस तुमसे अब हो जाने चाहिए। इज दैट ऑल्सो क्लियर? नोट इट डाउन अच्छे से। ठीक है, ठीक से नोट डाउन करो। अगर नोट डाउन करने के बाद लगता है कि मैं भूल जाऊंगा तो खुद से 4 स्टेटमेंट लिखो,
खुद से 4 स्टेटमेंट लिखोगे तो ज़िंदगी में नहीं भूलोगे और हमेशा बचते रहोगे मेहनत करने से, तो फिर बहुत लंबी लाइफ होने वाली है। ओके बच्चों, अब हमको सबसे जनरल केस लेना है। जनरल केस मतलब जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और वो है रोड पर जब कार टर्न लेती है। इनफैक्ट इसके एक के 2 डिफरेंट केसेस बन जाते हैं कि रोड पर अगर कार को टर्न लेना है तो उसे कोई ना कोई फोर्स चाहिए जो वेलोसिटी को अंदर की तरफ मोड़े। ठीक है, अगर कोई फोर्स नहीं होगा बच्चों, ठीक है, लेट्स से ये एक रोड आ रही है और फिर इसमें एक टर्न आ गया और फिर थोड़ी देर बाद कार ऐसे जाने लग गई। तो कार पहले इधर से आ रही थी, ठीक है, कार पहले इधर से आ रही थी और थोड़ी देर बाद कार ऐसे जाने लग गई। तो तुम ये तो समझते हो ना कि इनिशियली वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी और फिर वेलोसिटी राइट साइड हो गई। तो ये चेंज इन वेलोसिटी जो हुआ, पहले वी जे कैप थी, कौन सी थी वेलोसिटी? पहले वेलोसिटी वेक्टर था v1 वेक्टर वी जे कैप और फिर वेलोसिटी वेक्टर यानी v2 वेक्टर हो गया वी आई कैप। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स राइट साइड लगा होगा थोड़ी देर के लिए। तो वो कौन सा फोर्स है? क्योंकि अगर आप ऊपर से देख रहे हो, ये कौन सा व्यू बनाया मैंने? टॉप व्यू। कार को ऊपर से देख रहे हो तो कार पर लगने वाली ग्रेविटी किस तरफ है? अंदर की तरफ, mg। ग्राउंड से लगने वाला नॉर्मल किस तरफ है? ऊपर की तरफ, नॉर्मल। तो फिर ये टर्न कैसे हो गई? इस तरफ कौन सा फोर्स आया? तो वो तुम्हें समझना पड़ेगा कि जब इसकी वेलोसिटी यहाँ से टर्न होना शुरू होगी, डायरेक्शन चेंज करना शुरू करेगी, उस पॉइंट्स पर इस पर कोई ना कोई फोर्स इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। तो मान लो तुमको शुरुआत में बिलीव नहीं होता कि सर इधर तो कोई फोर्स नहीं है, नॉर्मल और mg है, हमें तो नहीं दिख रहा कोई फोर्स इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बोला एक एक्सपेरिमेंट करो, कार को लेके आओ, फिर से टायर मोड़ना, लेकिन इस बार मैं यहाँ पर बहुत सारी आइस की लेयर्स बिछा देता हूँ, एकदम स्मूथ आइस की लेयर्स बिछा देता हूँ। तुम कार लेके आए और तुमने टायर मोड़े, पर क्या हुआ? तुमने टायर मोड़े, कार थोड़ी बहुत टेढ़ी भी हो गई, जो भी है, कार थोड़ी देर में यहाँ पर दिखाई दी, एक जंगल के अंदर, फिजिक्स ट्रीज के बीच में। तो अगर कार ऐसी आई और ऐसी चली गई, तो अब इस केस में कोई फोर्स नहीं लगा, तो कार ने अपना मोमेंटम चेंज नहीं किया, सीधा सीधा चली गई अंदर की तरफ, भिड़ गई यहाँ जाके। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट ना किया जाए। ठीक है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करने के लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार रहा? भाई अगर कई बार वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा स्नो गिरती है, आइस बन जाती है रोड पर, तो ये होता है, कार्स टर्न पर लोग ड्राइवर्स अपना व्हील मोड़ते हैं, लेकिन कोई फ्रिक्शन ही नहीं होता ग्राउंड पर जो कार की डायरेक्शन को टर्न करे। और कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता है भाई? जैसा मोशन हो रहा था वैसा ही होता रहता है, कार सीधी सीधी चली जाती है। मोशन को मेंटेन करने के लिए फोर्स नहीं चाहिए होता, मोशन को चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए होता है। और चेंज करने का काम कौन कर रहा था यहाँ पर? यहाँ पर कौन सा फिर फोर्स था जो हमने बर्फ डाल के कम कर दिया? फ्रिक्शन। इसका मतलब इस कार को कौन टर्न कर रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। समझ में आया? अब हम कोई दूसरा केस ले लेते हैं। मान लो कहीं पर रेसेस हो रही है, कार्स मूवी अगर तुमने देखी हो तो उसमें सर्कुलर ट्रैक पर रेस हो रही होती थी। ठीक है, तो अभी हम फ्लैट सर्कुलर ट्रैक देखेंगे, बाद में हम कर्व्ड सर्कुलर ट्रैक देखेंगे, ऐसा क्या बोलते हैं उसको, बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक, थोड़ा टेढ़ा वाला। पर अभी के लिए सिंपल सा सर्कल है और इसमें ये कार जा रही है। कार बनाओ बढ़िया सी, ओके। ये कार कम और वैन ज़्यादा लग रही है, पर तुम समझ जाना। ठीक है, तो इस कार पर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स? mg। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स? नॉर्मल। इसकी वेलोसिटी सामने की तरफ है, और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करनी है
तो किसी फोर्स को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी किधर लगने की, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर सेंटर की तरफ लगने की। और वो फोर्स बच्चों यहाँ पर कौन सा होता है, फ्रिक्शन फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नहीं होता, यहाँ पर फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल अदा करता है। समझ में आई बात, फ्रिक्शन बिकम्स द सेंट्रीपिटल फोर्स हियर। ओके, और अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें, एक सेकेंड, एक चीज और क्लियर कर दूं, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, वो उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और वो यहाँ कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो वाई डायरेक्शन की इक्वेशन बच्चों क्या बनेगी, वाई डायरेक्शन में n ऊपर नीचे mg इज इक्वल्स टू मास इंटू जीरो एक्सेलरेशन। एक्स डायरेक्शन की क्या इक्वेशन बनेगी, एक्स डायरेक्शन मतलब ये वाली डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर वाली, सेंटर की तरफ फोर्स विच इज फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन क्या कर रहा है, मास इंटू कौन सा एक्सेलरेशन, एसी। फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये वाला एक्सेलरेशन। ओके, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी एम वी स्क्वायर बाई आर, और यहां से नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी mg। अगर नॉर्मल की वैल्यू आ गई तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी कितनी, म्यू n होती है, जो कि हो जाएगा म्यू mg। ठीक है, रटना नहीं है म्यू mg, अगर रट लिया तो भारी मिस्टेक होगी। म्यू n ही लिखा करो तुम, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है तो म्यू n लिख के फिर म्यू mg कर देने का, पर हर केस में n mg के बराबर नहीं होगा। अब ये फ्रिक्शन कब तक कार को मोड़ पाएगा, जब तक फ्रिक्शन की जो वैल्यू चाहिए हमको, कितनी चाहिए, एम वी स्क्वायर बाई आर, वो किससे कम रहे, उसकी मैक्सिमम वैल्यू से। मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा हो गया तो कार स्लिप कर जाएगी। तो वी स्क्वायर बाई आर शुड बी लेस देन म्यू एम जी। एम से एम गया, वी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू आर जी। तो इसको बोलेंगे बच्चों मैक्सिमम सेफेस्ट वेलोसिटी। वी शुड बी लेस देन इक्वल टू रूट आर जी। वेलोसिटी इससे कम रहेगी तो कार सर्कल में घूम जाएगी, रेडियस में घूम जाएगी, टर्न ले लेगी। अगर वेलोसिटी इससे ज़्यादा हुई तो या तो रस्सी बांधो कार में ताकि रस्सी उसको मोड़ दे सर्कल में, या फिर वो साइड वाली दीवार से टकराएगी और दीवार नॉर्मल लगाएगी, तब कार घूम जाएगी सर्कल में, और नहीं तो कार रोड के बाहर चली जाएगी। कई बार कार जाके बाउंड्री में टकराती है और बाउंड्री के नॉर्मल से मुड़ जाती है, लेकिन अगर बाउंड्री नहीं है तो इट विल गो आउटसाइड। इज दैट क्लियर? तो दिस इज अ वेरी रिस्की सिचुएशन। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप टर्न पर हो तो फ्रिक्शन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कार को मोड़ने के लिए। तो कृपया कार को स्पीड को ना बढ़ाएं या ब्रेक ना लगाएं। अगर आप टर्न पर स्पीड को बढ़ाते हो और ब्रेक लगाते हो तो फ्रिक्शन को एक दूसरा काम भी करना पड़ता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी प्रोवाइड करना पड़ता है, और तब गड़बड़ हो जाती है। फ्रिक्शन दो जगह बढ़ जाता है तो मोड़ नहीं पाता, और मोड़ नहीं पाता तो कार स्लिप हो जाती है। इसलिए कभी भी टर्न पर एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए, एक्सट्रीम ब्रेक नहीं करना चाहिए। जो भी करना है पहले से करके रखो। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों, इसको भी नोट डाउन करो। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तब भी क्या कार मुड़ सकती थी रोड पर। अगर फ्रिक्शन है ही नहीं तो क्या, तो भी हम कार को मोड़ सकते हैं। तो उसके लिए ठीक है, केस 5, ठीक है, केस 5 की हेडिंग नहीं बताई मैंने, टर्निंग ऑफ कार। कार की टर्निंग ऑन फ्लैट रोड। ठीक है, ये केस 5 का ए पार्ट करके लिख लेना, टर्निंग ऑफ कार ऑन फ्लैट रोड लिख लिया। ठीक है, तो अगर कार फ्लैट रोड पे टर्न कर रही है तो क्या होगा, हटाऊं इसको। ये समझ में आ गया ना बच्चों, ये वाला इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज 6th केस बनाऊं या 5th का ही केस बी बनाऊं। टर्निंग ऑफ कार विदाउट फ्रिक्शन।
ऑन द रोड। इस केस की पॉसिबिलिटी के लिए रोड को कैसा होना पड़ेगा, बैंक्ड होना पड़ेगा। बैंक्ड रोड होगा तभी फ्रिक्शन के बिना कार मुड़ सकती है, अदरवाइज तो मुड़ ही नहीं सकती। तो अगर कार को बिना फ्रिक्शन के मोड़ना है तो आपको रोड को टेढ़ा बनाना पड़ेगा, जो भी टर्न है उसको टेढ़ा बनाना पड़ेगा। बोलोगे सर ऐसा कैसे? भाई ऐसे समझो कि एक कार जो है वो टेढ़ी रोड पर अगर है, ठीक है, टेढ़े रोड पर ऊपर या नीचे नहीं जा रही है बच्चों, ये पीछे की वाली आपको शीशा दिख रहा है, बैक मिरर दिख रहा है, ठीक है, बैक मिरर नहीं, इसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, विंड स्क्रीन बोलते हैं, बैक विंड स्क्रीन बोलते हैं, ठीक है। तो पीछे वाला शीशा दिख रहा है आपको कार का, और कार किधर जा रही है, ऐसे अंदर की तरफ, और फिर ऐसे घूमने वाली है सर्कल में। तो इस केस में mg नीचे लग रहा है लेकिन नॉर्मल टेढ़ा लग रहा है, और जो टेढ़ा नॉर्मल है ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा कार की वेलोसिटी को, डायरेक्शन को चेंज करने में। मतलब यही रेस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, तो हम विदाउट फ्रिक्शन कार को मोड़ना चाह रहे हैं। अगर विदाउट फ्रिक्शन कार को मोड़ना चाह रहे हैं तो हमें कोई और फोर्स चाहिए होगा जो सेंटर की तरफ लगे और वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करे। तो वो इस केस में कौन सा फोर्स आएगा, नॉर्मल रिएक्शन। कार का बैंक्ड एंगल अगर थीटा गिवन है तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसके दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो नॉर्मल का वर्टिकल के साथ एंगल थीटा आ जाता है, खुद से निकाल लोगे। अगर ये थीटा है तो नॉर्मल का वर्टिकल के साथ एंगल थीटा आ जाता है, निकाल लोगे या नहीं, मेरे को शक है तुम्हारे ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, ये रहा नॉर्मल, ये रहा थीटा, यहाँ पर एक लाइन बनाई, ये हो गया थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा, और ये वापस से हो गया थीटा। तो मैंने ड्रॉ कर दिया कि मैंने थीटा कैसे निकाला था, ठीक है। अब नॉर्मल के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक ऊपर की तरफ एडजेसेंट वाला होता है n cos थीटा, और दूर वाला होता है n sin थीटा। इस बार सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, n sin थीटा, तो यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ओके, यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। और इक्वेशन बहुत आसान, y डायरेक्शन की n cos थीटा माइनस mg इज इक्वल्स टू मास इंटू 0 एक्सेलरेशन, और x डायरेक्शन की हर बार एक ही इक्वेशन लिख रहे हैं हम, अंदर का फोर्स n sin थीटा इज इक्वल्स टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको घुमा के ऐसे लिख सकते हैं, n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, और अगर डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट tan थीटा इज इक्वल्स टू AC बाई जी, विच कैन बी रिटन एज v स्क्वायर बाई RG। तो इस केस की वेलोसिटी कितनी हो सकती है, रूट RG tan थीटा। बच्चों ये वेलोसिटी इकलौती वेलोसिटी है जिस पर ये कार बिना फ्रिक्शन की हेल्प के सर्कल में चल जाएगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर वेलोसिटी पर नॉर्मल का अपवर्ड कंपोनेंट mg को बैलेंस कर देगा, और इनवर्ड कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करता रहेगा। लेकिन दिस इज ऑल्सो नॉट द फाइनल केस, क्योंकि तुम्हें समझना होगा एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में हमें कार को टर्न कराना है, हमें फ्रिक्शन की भी हेल्प लेनी है और नॉर्मल की भी हेल्प लेनी है। तो जो बैंकिंग ऑफ रोड वाला टॉपिक है उसमें एक्चुअल में इस रोड पर फ्रिक्शन भी होगा, फ्रिक्शन भी हेल्प करेगा मुड़ने में, और नॉर्मल भी हेल्प करेगा मुड़ने में। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट केस है, तो इसके लिए मैं उसकी वीडियो अलग से बनाऊंगा। ओके, इसको ठीक से नोट डाउन करो, ये इजी वाला केस है, इसे गलती से भी मत छोड़ना तुम, ठीक है। वो वाला केस मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आधे घंटे की, उसमें कवर करूंगा।